दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अब कंक्लूड हो गई है और आ गए हैं एग्जिट पोल्स के नतीजे जो कह रहे हैं कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है सत्ता में। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स का प्रेडिक्शन यही है, लेकिन दो एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो अब भी ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थोड़ा दम तो बाकी है। हमारे साथ गौरव हैं जो अपने इंसाइट्स आपसे शेयर करेंगे और साथ में हमारी फील्ड रिपोर्टिंग टीम जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर किया। हमारे साथ रवि हैं, आकाश हैं, ऋषिकेश हैं और गौरव को तो आप जानते ही हैं। गौरव, हम रिपोर्टिंग टीम के अनुभव जाने उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आज जब वोटिंग हो रही थी, हमने विजुअल देखा, प्रधानमंत्री संगम में गए, उन्होंने स्नान किया, आचमन किया और इस पूरे माहौल के बीच में वोट पड़ा है। किस तरह की खबरें आप दिन भर में देखते रहे? अगर हम दिन भर की खबरों की बात करें तो लगातार होता क्या है कि पिछले कुछ समय से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हुई हैं कि समाजवादी पार्टी के अंडर, चूँकि वो मुख्य विपक्षी दल हैं, तो लगातार आता है कि यहाँ पर जो है फर्जी वोटिंग हो रही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन रोक रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है। ये मतलब इस तरह की खबरें लगातार आती हैं। ये वाली खबरें दोनों पार्टियों की ओर से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों की ओर से आज पूरे दिन आती रहीं कि कहीं पर बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है, कहीं सौरभ भारद्वाज जो है पुलिस वालों से उलझते हुए दिखाई दिए। संजय सिंह के ट्वीट्स, आज दिल्ली पुलिस ने इतने कोट ट्वीट किए हैं कि आप देखेंगे तो खुद हंस पड़ेंगे कि क्या एक आदमी इन्होंने अलग से बैठा रखा था क्या। संजय सिंह जैसे कहते हैं कि हमारे एक आदमी को यहाँ बैठा रखा है, तुरंत दिल्ली पुलिस का उस पर रिएक्शन आता कि आदमी ये करते हुए पकड़ा गया, इसको बैठा रखा है इसलिए। जैसे ही करते कि वो यहाँ पर जो है कुछ बीजेपी के लोग ऐसे कर रहे हैं तो पुलिस का जवाब आता। तो वो पूरा एक हमको देखने को मिला है। आज अगर हम पूरे दिन की बात करें कि लगातार ये चाहे मनीष सिसोदिया हो, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है जंगपुर, वहाँ पर बीजेपी के कुछ लोग जो है पैसे बांट रहे थे लोगों को वोट करने के लिए। इस तरह की आरोप उनकी ओर से लगाया गया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खारिज किया और उसकी ओर से भी तमाम दावे किए गए। आम आदमी पार्टी के हैंडल से ये भी आरोप लगाया गया कि बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस रोक रही है। एक आरोप कल रात में ही आ गया था कि पहले से ही कुछ लोगों को स्याही लगा दी जा रही है हाथ में उनके, और उनको ताकि वो अगले दिन वोट न देने पाए। ये आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। फिर उसके बाद उस पर तुरंत दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया आई। दिल्ली पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे, उस आदमी से पूछताछ हुई जिस आदमी को दिखाया गया। ये सब ने ट्वीट किया था, संजय सिंह और केजरीवाल सब ने ट्वीट किया था वो सब। फिर तुरंत उस आदमी को लाया गया ऑन कैमरा, उससे बुलवाया गया, मतलब उसने बयान दिया अपना पुलिस को, और जिसको रिट्वीट किया गया उसका नाम बताया गया फिरोज खान, और ये कहा गया कि वो एक हिस्ट्री सीटर है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, वो नशे में था। और पुलिस को कॉल भी किसने किया ये भी उसने कहा कि मैंने कॉल नहीं किया, पता नहीं किसने कॉल किया, मुझे आइडिया नहीं है। तो उसका हाथ वाथ भी ऐसे दिखाया गया कि भाई देख लो स्याही व्याही नहीं लगी है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उसके लोगों ने खोज लिया, कहा कि ये देखो साफ कराया गया है। उसके कमेंट्स में कई सारे लोगों ने इस तरीके से चीजें डाल रखी थी। तो आज यही पूरे दिन आता रहा। और जो एक मजेदार चीज आई वो ये थी कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ट्वीट किया जाता रहा कि वो देखिए हमारे स्टॉल पर कितनी लंबी लाइन लगी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के स्टॉल है, जो पोलिंग बूथ के बाहर जो एजेंट कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं, टेबल लगाकर पर्ची काटने के लिए, उस पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, सन्नाटा है, सन्नाटा है। कम 20 फोटो वीडियो इस तरह के डाले गए। इसी तरह का सेम भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी डाला गया कि भारतीय जनता पार्टी के स्टॉल पर देखिए बूथ पर देखिए कितनी भीड़ है, और जो आम आदमी पार्टी है उसका देखिए खाली है, सन्नाटा है, कोई नहीं आ रहा है। कोई दिखा रहा है कि कोई आम आदमी पार्टी वाले टेबल ओबल अपना समेट के ले जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी वाले डाल रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसे के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। तो यही पूरा दिन आज दोनों पार्टियों की ओर से लगातार चला है। ठीक बात है। हम एक बार एग्जिट पोल के नतीजे दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद फिर हम रिपोर्टिंग टीम से उनके अनुभव भी जानेंगे। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का प्रेडिक्शन है 70 सीटें होती हैं दिल्ली की विधानसभा में। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का कहना है कि 39 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा सकती है। आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी 25 से 28 पे। कांग्रेस को ये 2 से 3 सीटें दे रहे हैं। मैट्रीज का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि 35 से 40 सीटें पाएगी भारतीय जनता पार्टी और 32 से 37 आम आदमी पार्टी को आ सकती है, यानी यहाँ 50-50 मामला है। कांग्रेस को कह रहे हैं कि 0 से 1 में मामला सिमट सकता है। PMAQ 39 से 44 का प्रेडिक्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 21 से 31 आम आदमी पार्टी को ये दे रहे हैं और 1 सीट आ सकती है, ऐसा इनका मानना है कांग्रेस की। पीपल्स पल्स ने 51 से 60 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी के लिए इनका प्रेडिक्शन 10 से 18 सीटों का है और कांग्रेस के लिए 0-1। पीपल्स इनसाइट का कहना है कि 40 से 44 सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की, 25 से 28 आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस 0-1। पोल डायरी कहती है 42 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 18 से 25 ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आएंगे और कांग्रेस को 0-2। जेवीसी का कहना है कि 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी
और 22 से 31 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को, 0 या 2 रहेगा आंकड़ा कांग्रेस का। ऋषिकेश, आप घूमे और एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है दिल्ली को लेकर के, कि दिल्ली में या तो जो गांव हैं जहाँ पे जाट समाज हो, गुजर समाज हो, उनके लोग रहते हैं, जो ट्रेडिशनल एक जो रूढ़िवादी एक जो छवि है इन समाजों की या इन गांवों की, उनको मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जो पॉश इलाके हैं जहाँ पे सड़कें बढ़िया हैं, पार्किंग सही है और कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे से चालान भी बन रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और झुग्गी जो जे क्लस्टर कहते हैं या जो कच्ची कॉलोनियां हैं, है ना, संगम विहार वगैरह, ये कहते हैं कि ये वोटर हैं आम आदमी पार्टी के। और इस यही एक नैरेटिव चलता है। आप जो टहले इतना घूमे, उसमें आपको यही चीजें आपको भी देखने को मिली या कहीं ये चीज टूटती भी है? जब भी अगर कोई और स्टेट होता तो शायद उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है दिल्ली की तुलना में, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, मिनी इंडिया है, हर स्टेट के लोग रहते हैं। तो जब आप टिकट बंटवारे से लेके तमाम पार्टियों का जब आप देखेंगे तो हर जगह पे इस डाइवर्सिटी को देखते हुए उम्मीदवार उतारे गए। लेकिन इस पूरे चुनाव में मुझे जो समझ आया कि इसमें अमीरों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है और गरीबों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये एक एंगल बहुत ज़्यादा सामने आया। और ये हमारे कैमरे पे भी ऐसे बयान आए जब जैसे आपने जब ये झुग्गी स्लम की बात की, तो आज ही मैं CSDS की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 23% जो लोग हैं वो झुग्गी और स्लम में रहते हैं, और वो इस चीज़ से बड़े खुश हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का जो वेलफेयर स्कीम है, इस चीज़ को लेके उनके अंदर बड़ी एक संतुष्टि का भाव रहता है कि फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है। और ये जो बीजेपी के कोर वोट जिसको माने जाते हैं, वो भी हमारे कैमरे पे बोल रहे थे कि हम लोग तो बीजेपी के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ से चीज़ें हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है, वो उनको पारंपरिक रूप से वोट देते आए हैं और वो दे देंगे। तो इसके अलावा जो तीसरा एक जो है 19% मुस्लिम वोटर्स दिल्ली के, ये किसकी तरफ जाते हैं? बीते टाइम में हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी इनके मुद्दों को लेके उतनी मुखर नहीं रही जितना कि कांग्रेस रही। और जब आप एग्जिट पोल में जब आप देख रहे हैं तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो काफ़ी बढ़ा है। तो अगर ऐसे में अगर कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उससे बड़ा वोट एक कंसोलिडेट हो रहा था मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ। तो अगर कांग्रेस, क्योंकि पिछले चुनाव में जब आप देखेंगे तो जीत का अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा कई सीटों पे, तो अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा अगर डैमेज करने में सफल रहती है तो मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी को एक बड़ी बहुमत, मतलब बड़ी बहुमत नहीं कहूँगा, मतलब बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिलेगी पिछले साल की तुलना में, पिछले चुनाव की तुलना में। तो फिलहाल ये इस तरह की चीज़ें दिख रही। एक और चीज़ जो बड़ा फैक्टर ये था कि जब हम ये कह रहे हैं कि स्लम हो या झुग्गी हो, वहाँ पे मतलब आम आदमी पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन शायद पसंद ना भी करें। वो उसकी वजह एक ये है कि आपने देखा होगा कि दिसंबर में पिछले साल एक मामला आया था जब LG ने बताया कि 90,000 लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिसको लेके मामला कोर्ट में भी गया। और तो उस दौरान तो उसके बाद फिर एक और मामला आया था जिसमें हम मतलब 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केंद्र का आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुआ है। तो ऐसे में और केजरीवाल हमेशा इस चीज़ को कहते रहे कि हम जो 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस देते हैं वो हमारा इससे कहीं बेहतर है। तो ये मामला बीजेपी हाई कोर्ट लेके गई। तो फिर जो वहाँ के चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के मनमोहन, उन्होंने कहा कि आपकी खुद की स्थिति इतनी ख़राब है, आप ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, जनता के अंदर एक चीज़ हमेशा रहेगी कि हमें हर स्कीम का फ़ायदा मिले, और यहाँ से वो नैरेटिव शुरू होता है, यहाँ से नैरेटिव बढ़ता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते, आप खुद उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते, जिसके कारण दिल्ली मतलब उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था। तो अब ऐसे में वहीं से शुरू हुआ कि अब डबल इंजन की सरकार चाहिए, जिसको सेंटर का बैकअप हो और चीज़ें अच्छे रफ्तार से आगे बढ़े। तो अब ये कितना आगे कैसे बढ़ता है, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये चुनाव इस मामले में भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ऋषिकेश, कि पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों पार्टीज को हमने अपने जो प्रमुख विपक्षी दल है, जैसे आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी और बीजेपी के लिए आम आदमी, दो बड़ी पार्टीज के बीच में कांग्रेस एक थर्ड व्हील है इस पूरे सेटिंग में, दोनों को हमने दूसरे की ताकत को एक्नॉलेज करते हुए देखा। प्रधानमंत्री को हम सुन रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो जनता को अश्योर कर रहे हैं कि नहीं, जो स्कीम चल रही है वो जारी रहेगी, यानी वो एक भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि जो ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल की चलाई हुई स्कीमें हैं
यही चीज हमको अरविंद केजरीवाल जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं, उनको भी पता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म है उसमें बीजेपी को पछाड़ना अभी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप 2100 रुपए कमिट कर सकते हैं, उनके लिए 2500 कमिट करना कोई बड़ी बात नहीं। आप कर दीजिए 2.5 कमिट, वो 3 कमिट कर देंगे। उनके पास अभी रिसोर्सेज हैं, धन बल है, और बीजेपी एक बहुत गंभीर पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लोगों से जब हम मिलते थे या जो उनके लिए काम करने वाली जो एजेंसीज थे उनसे हम बात करते थे, तो वो कहते थे कि एक ऑब्वियसली अब वो पार्टी का कार्यकर्ता वो तो कहेगा भैया जीत रहे हैं, लेकिन एक नर्वसनेस को एक्नॉलेज करते थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि इस बार उतना इजी हमको नहीं लग रहा है। तरह तरह की बातें होती थी कि क्या पता अरविंद केजरीवाल का चुनाव ना फंस जाए। मनीष सिसोदिया के लिए ये बात कही गई, जो दो मतलब ऐसे जो निर्विवाद नेता हैं विद इन आम आदमी पार्टी। ऐसा कोई आम आदमी पार्टी का फैक्शन में कोई भी महत्वाकांक्षी नेता नहीं होगा जो ये सोचता भी होगा कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल को या मनीष सिसोदिया को क्रॉस करूंगा, अब बच भी जाऊंगा जब उनके चुनाव को लेकर के। हाँ, जब आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब वेलफेयर स्कीम को लेके दोनों पार्टियां एक लाइन पे है, तो और जैसे आपने बोला कि मतलब जैसे एक चीज़ जो बहुत ये जो इस चीज़ का आपने मेंशन किया कि किसके पास ज़्यादा धन बल है या किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो आपने देखा है कि एक सप्ताह पहले तक, इस बजट के आने से पहले तक चुनाव का माहौल कुछ और था। हाँ। और इस बजट के बाद कुछ और है। जब आप देखेंगे कि जब 7 लाख से बढ़ा के जब 12 लाख रुपए जब उसको कर दिया गया कि इतने 12 लाख से कम कमाई वाले टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, तो आप सोचिए कि दिल्ली में रह रही मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वही लोग हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बाय नंबर मेरे ख्याल गौरव सबसे ज्यादा यही होगा, मिडिल क्लास या अर्बन सबसे बड़ा सेटलमेंट दिल्ली ही है। हाँ, तो 2 करोड़ के आसपास की आबादी है, और अगर हम आसपास देखें तो मुंबई और बेंगलुरु, चेन्नई, यही बस ये ना टर्नआउट से देख के मुझे नहीं लगा कि बहुत लोग लेकिन निकले। वो एक दिल्ली स्टेट हो जाता है आपका एक पूरा, और चूंकि इसमें एनसीआर भी सम्मिलित हो जाता है तो थोड़ा सा अगल बगल का भी क्राउड हो जाता है इसमें जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार इजी टास्क नहीं था, और ये नेताओं के भाव भंगिमा में या हाव भाव में दिखता था। ये दिखता था कि इस बार वो उतनी आसानी से चुनाव नहीं जीत रहे। जैसे 2013 का जो चुनाव था वो लगभग प्रेडिक्टेबल था कि हाँ ठीक है, हो सकता है उस बार उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाई उन्होंने। 2015 में एग्जिट पोल्स ने या लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया इस बार तो केजरीवाल आ जाए। 2020 में भी उसी तरीके से हुआ, हालांकि ये इतना भी अप्रत्याशित रिजल्ट जो आया था जैसे 62 या फिर 67 का, तो उतना अंदाजा नहीं था। लेकिन इस बार ये हर कोई मान रहा था कि नहीं, आप जो है इस बार इनका निकलना 2020 या 2015 की तरह उतना आसान नहीं है आम आदमी पार्टी की ओर से। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार फॉर्म भरवाए जा रहे, जो 2100 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया इन्होंने, फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा के लिए, और लगातार इसी तरह से बीजेपी की ओर से भी एक जब जैसे आपने कहा कि बजट की अनाउंस हुआ उसके बाद माहौल बदला। बजट अनाउंस हुआ उसके बाद आपने देखा कि ऐड दिया गया, अगले दिन अखबारों में ऐड आया कि दिल्ली के लिए बजट में क्या क्या ऐलान किए गए। ठीक है, तो सरकार भी ये बताने से नहीं चूक रही है कि अगर डबल इंजन आएगा, अगर केंद्र भी है और राज्य की भी सरकार है, तो जो सबसे पहले तो टसल खत्म होगी। दूसरी चीज ये है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर भी जो जैसे हम जब मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा की सरकार जो थी, साहिब सिंह वर्मा की सरकार को सबसे ज्यादा किस मुद्दे पे घेरा गया? उनकी सरकार किस वजह से गई थी? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, कि दिल्ली में जंगल राज आ गया, दिल्ली में ये चीजें हो रही, दिल्ली में लगातार मर्डर हो रहे हैं दिन दहाड़े, ये सारे। तो कानून वो एक जो जवाबदेही है, अभी वो जवाबदेही केजरीवाल अमित शाह को लगातार टारगेट करते हैं। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग किन चीजों में केजरीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों का हाथ बताते रहते हैं, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन जब वो दोनों जगह एक ही पार्टी की अगर सरकार आ जाती है तो फिर वो उन्हीं की जवाबदेही। और ये मुझे लगता है कि लोग भी समझते हैं कि अगर दोनों मतलब केंद्र में भी और दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, जो चाहे हम विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर बातें हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बातें हों कि भाई ये उपराज्यपाल नहीं चलाने दे रहे हैं हमको सरकार, ये सब जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है लोगों को अपना वोट डालने में। और बजट में काफ़ी चीज़ें बदली है। जैसे जब आप देखेंगे कि इस चुनाव में ये तो एक हमने क्लास की बात कर दी, फिर जब कम्युनिटी की बात आ गई आई कि पूर्वांचली वोटर्स जो 25% हैं उन पे अलग से एकदम ध्यान दिया जा रहा है, 4% जो सिख वोटर्स हैं उन पे अलग से ध्यान दिया जा रहा है, 6% उत्तराखंडी वोटर्स हैं उन पे ध्यान दिया जा रहा है। तो जब ये बजट आया और जब बिहार को कुछ मिला, तो आप सोचिए कि वो पूर्वांचली वोटर्स फिर मतलब उनकी तरफ एक केंद्रित होंगे। तो कहने का मतलब कि बजट के बाद बीते जो 3-4-5 दिन जो रहे ना, उसमें चुनाव काफ़ी ज़्यादा बदला है।
लेकिन अब ये एग्जिट पोल कितना हाँ, ये एग्जिट पोल्स वही हैं, एग्जिट पोल्स ही हैं, और एक सैंपल साइज होता है एक लिमिटेड। उनका सही होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। खबरगांव ने अपनी ओर से कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, ये हमने जो तमाम एजेंसीज ने किया और जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा है वो हमने आपसे शेयर किया है। आप समुदायवार बात कर रहे थे, और ये चीज़ जनरल इलेक्शंस के दौरान भी देखी गई पिछले साल कि एक चीज़ जो मान के चल रहे थे कि नहीं, ये तो हमको दे देंगे वोट, है ना, कि अभी कांग्रेस गेम में नहीं है, बीजेपी को देंगे नहीं, तो अब कहाँ जाएंगे, तो मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन ये हमने देखा कि जनरल इलेक्शन में जब विधानसभा वार डेटा निकल के आया, तब मालूम चला कि इतना अच्छा आम आदमी पार्टी के लिए माहौल रहा नहीं है। आप रवि गए थे ताहिर हुसैन के इलाके में होकर, हाँ, मुस्तफ़ाबाद आप होकर के आए, और वहाँ लोगों से आप मिले भी, दंगा पीड़ितों से भी मिले, हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के दंगा पीड़ितों से आपकी बात हुई, जो प्रकाशित हुई, खबरगांव के दर्शकों ने देखा। तो मुस्लिम समुदाय में आपको एक किस तरह का एक फीलिंग नजर आई? वो किस भाषा में वो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में या आम आदमी पार्टी के बारे में, AIMIM, कांग्रेस, मतलब उनकी राजनीतिक पसंद किस तरह से बनी है, बदली है? देखिए, राजनीतिक जो पसंद है, अगर इसकी बात करेंगे तो मुस्लिम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं। अगर आप उनके बीच जाएंगे, जो जैसे मुस्तफ़ाबाद है, तो मुस्तफ़ाबाद में जो 40% आबादी है वो मुसलमानों की ही है, 60% वहाँ और पर बम्पर हिंदू की है। वोटिंग हुई है वहाँ। बम्पर वोट सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वहाँ पर, जितनी भी सीटें हैं। तो इस लिहाज से जब हम लोग वहाँ पर गए, लोगों से बात की, तो अगर केंद्र की बात करेंगे आप, तो वो सीधे तौर पर उस चीज़ से खुश नहीं है। और क्योंकि वहाँ पर अभी भी जाएंगे तो अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं CA और NRC को लेकर के बातें वो करते हैं। आप उनसे कोई भी बात करिए, वो CA NRC को लेकर के आपसे बात छेड़ ही देंगे। इसके अलावा जब बात हम लोग पर्टिकुलर मुस्तफ़ाबाद की करते हैं, तो मुस्तफ़ाबाद में जो मुसलमान है उसको लगता है कि जो उनके बीच का एक लीडर हुआ करता था, जो उनके बीच का पहले पार्षद हुआ करते थे, ताहिर हुसैन, जो अभी वहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट हैं, तो उनको लगता है कि हमारे नेता को, हमारे पार्षद को ज़बरदस्ती फंसा दिया गया। उस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं थे, उसकी छत पर ज़बरदस्ती एक टारगेट करके या दावा फिर करते हैं लोग, दावा करते हैं कि मैनिपुलेट किया गया और वहाँ पर पत्थर किसी और ने रखवा दिए, कोई और बाहर से लड़के लेकर के आए, और सीधा वो खुल करके कहते हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। वो कहते हैं कि बाहर से पत्थर लेकर के आए, लड़के आए, और उन्होंने इस एक क्षेत्र में दंगा फैलाया। तो जब आप उनसे उसके बाद और ज़्यादा बात करेंगे, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आते हैं। वो खुश नहीं हैं। वो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, मोहन बिष्ट, जो पहले हुआ करते थे करावल नगर क्षेत्र के, वहीं पड़ोस का है, उनसे खासे नाराज नज़र आते हैं। कहते हैं कि जब इनको अपने कैंडिडेट पर ही विश्वास नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए क्या करेंगे। ताहिर हुसैन को लेकर कहते हैं आम आदमी पार्टी से इसलिए नाराज़ है मुसलमान, क्योंकि कहते हैं कि हमारा नेता जो ताहिर हुसैन है, वो जब आम आदमी पार्टी में था, जब उस पर दोष लगे, जब उस पर आरोप लगे, माफ़ कीजिएगा दोष मैंने शब्द का नाम लिया, उस पर जब आरोप लगे, तब आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आम आदमी पार्टी से इसलिए नज़र आते हैं। अब यहाँ पर एक चुनावी तौर पर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता, एक माहौल बना हुआ है कि नहीं, ताहिर हुसैन जेल चले गए, तो इसलिए मुसलमानों में एक बड़ी लहर आ गई है कि वो एक तरफा AIMIM ने उनको उतार दिया है, तो एक तरफा वोट मिलेंगे। ऐसा है नहीं दरअसल, क्योंकि ताहिर हुसैन को AIMIM ने उतारा, उनको वोट तो मिलने ही मिलने हैं। दूसरी तरफ आदिल खान हैं, जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी वोट काट रहे हैं। और तीसरी तरफ जो मोहन बिष्ट करावल नगर से इधर आ गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनको जो 60% वहाँ पर हिंदू है, वो भी वोट कर रहा है, उसमें से भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं। और दूसरा जो वोट अगर बढ़कर जाएगा, मान के चलिए 30 से 40% भी वोट अगर बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो मेहंदी साहब हैं, वो भी थोड़ी बहुत अपनी पकड़ रखते हैं वहाँ पर। हिंदू दंगा पीड़ितों के बीच में आपको किस तरह का अनुभव हुआ? हिंदू दंगा पीड़ित, वही मैंने बताया कि हिंदू दंगा पीड़ित अभी भी इस बात से मतलब खफा हैं। अब अगर आप हिंदू दंगा पीड़ितों के बीच में जाएंगे, तो वो कहते हैं कि जो मुसलमान थे, उन्होंने हम पर अटैक किया। और जब जैसे अगल बगल के 2 क्षेत्र हैं, एक तो मुस्तफ़ाबाद हो गया, उसी से लगा हुआ एक क्षेत्र है गोकुलपुरी। तो अगर जहाँ से ताहिर हुसैन कैंडिडेट हैं, अगर आप उसके पड़ोस में भी जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि वहाँ से यहाँ तक चर्चाएं होती हैं उनकी, और उनको जो हिंदू समाज है वो ताहिर हुसैन को आरोपी मानता है। तो कहते हैं कि अगर AIMIM हो या आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने जब दंगा हुआ, तब हमारे लिए
कुछ नहीं किया। और यहाँ तक आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर सीधे तौर पर लोग आरोप लगाते हैं। जो हमने जो चीज़ कवर की है वहाँ पर, अगर आप उन वीडियोस पर जाएंगे, देखेंगे, तो लोग सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की शह में, और अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हुए लोग बोलते हैं कि इनका मिला जुला हुआ जो काम था और मुसलमानों को प्रोवोक किया गया, एक टीम बिठाई गई और उन लोगों ने हम पर हमला किया। ये वहाँ के जो हिंदू दंगा पीड़ित थे वो मानते हैं, और इससे ये समझ में आता है कि उनका वोट जो है हिंदू दंगा पीड़ित, उनका वोट सीधे भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, वो इधर उधर खिसकने वाले नहीं है। आकाश, आपका कहाँ कहाँ जाना हुआ वो भी बताइए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 2 सबसे हॉट सीट हैं, कालका जी और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, दोनों तो जगह आप गए? हाँ, मैं दोनों जगह पे गया। तो पहले कालका जी की बात कर लेते हैं। हम्म। कालका जी से अतिशी चुनाव लड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी ने वहां से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया हुआ था। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा थी। दिलचस्प यह है कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है वो है दक्षिणी दिल्ली, जहां से 10 साल तक रमेश बिधूड़ी पहले सांसद रह चुके हैं। जब हम ग्राउंड पे गए तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले। होता क्या है कि आप पब्लिक ओपिनियन लेने जाते हैं तो लोग सीधे सीधे किसी प्रत्याशी के बारे खिलाफ या उनके समर्थन में बातें बोलते हैं। कालका जी में दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कामों की तुलना करते हुए दिखे कि रमेश बिधूड़ी ने सांसद रहते हुए इस क्षेत्र के लिए क्या किया, और अतिशी जब 5 साल से विधायक हैं तो उन्होंने कालका जी के लिए क्या किया। कालका जी में नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे एक महिला मिली, बाकायदा उन्होंने, हमारे वीडियो में है वो, उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि तुम चलो मेरी बस्ती में, मैं दिखाती हूँ कि कैसे छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं नशे की, और नशे को लेकर, और उससे वो फिर आरोप लगाती हैं कि नशे की वजह से क्राइम वहाँ बहुत ज़्यादा है। एक दुकानदार महिला मिली, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ लोग आते हैं नशा करके, शराब पी के आते हैं, हमसे सामान ले लेते हैं, पराठा बेचती हूँ मैं, पराठा ले लेते हैं और फिर पैसे नहीं देते हैं। उनकी दुकान पुलिस चौकी के बगल में है। हमने सवाल किया कि पुलिस चौकी आप शिकायत तो करती होंगी, तो उनका कहना था कि शिकायत क्या करेंगे, यहाँ तो अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और इस बात को वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार से जोड़ती हैं कि इनकी सरकार है तो सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई। देखिए होता क्या है कि दिल्ली की जो प्रशासनिक टेक्निकल चीजें हैं कि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है लेकिन पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है, ये बातें बहुत आम लोग नहीं समझते हैं, जो एकदम पढ़े लिखे कम है और इस टेक्निकल नहीं, और वो प्रॉब्लम के लिए ब्लेम तो करेंगे ही चीफ मिनिस्टर को। मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन आप ये मत रखिए कि नहीं एकदम वो निटी ग्रिटी में जाके कहें कि नहीं। तो जो बात ऋषिकेश भी कह रहे थे कि लोगों को ये लगने लगा है कि जब आप इतने अपने भाषणों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती है, तो क्यों ना हम उन्हीं की सरकार बनवा दें और फिर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहे तो हम अपना काम चला लेंगे। रमेश बिधूड़ी को लेकर, जो रमेश बिधूड़ी के बयान आए आतिशी को लेकर और उसको चीजें मीडिया में छपी, लेकिन ग्राउंड पे उन बयानों का असर नहीं दिखता है वोट के मामले में, कि लोग कह देते हैं कि भाई ट्विटर पे चला ना हाँ, बयान, वो ट्विटर पे चला, लेकिन वो ग्राउंड पे चीजें नहीं दिखती हैं। पानी वहां एक जो पूरी दिल्ली में ही मुद्दा बना हुआ है कि साफ पानी नहीं आता है पीने के लिए, वो एक मुद्दा है कि पानी नहीं आ रहा है, हम क्या करें। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग अभी जा रहे हैं तो दिक्कत यह है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ गया इसलिए सड़कें बनवा रहे हैं। नई दिल्ली में भी पानी और गंदगी का मुद्दा है कि भाई साहब साफ सफाई नहीं कराते हैं, हम इनको क्या ही वोट दें। एक मजेदार हमको पंजाब से आए हुए लोग मिले आम आदमी पार्टी के, वो अपनी ही पार्टी का प्रचार कर रहे थे। कैमरे पे जाहिर सी बात है कि वो अपनी ही पार्टी के सपोर्ट में बोलेंगे, लेकिन जब कैमरा बंद हुआ तो वो कह रहे हैं कि देखिए डाउट में तो हम लोग भी हैं कि इसी क्षेत्र को लेकर, कि लोगों को लगने लगा है कि हमें बीजेपी को ला देना चाहिए, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, लेकिन हम लगे हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि उनको वो डाउट में है कि पता नहीं सरकार जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हालांकि उतना क्लियर कट नहीं है, तो ऐसा है कि बहुत कांटे की लड़ाई है। और इन दोनों सीटों पर, नई दिल्ली और कालका जी में खासकर, मुझे लगता है कि कालका जी की सीट आम आदमी पार्टी के लिए फंसी हुई है। जो ऋषिकेश और गौरव बताएं इस चीज को, क्या बहुत कंप्लेनिंग होना अब अखर रहा है क्या आम आदमी पार्टी के जो शुभचिंतक थे या जो वोटर्स थे उनको, कि यार हर चीज में शिकायत ही वहाँ से चली आती है, आपको ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। पहले आपका था कि दिल्ली गंदी क्यों, तो एमसीडी आपके पास में नहीं थी, अब एमसीडी में आप ही हैं। और कोई बहुत चमत्कारिक परिवर्तन एमसीडी के काम में होता हुआ हमने अभी तक तो नहीं देखा है। मैं नोएडा में रहता हूँ, लेकिन जितना दिल्ली जाता हूँ उस हिसाब से कह रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला। मैं हाल ही में जेएनयू गया था, तो वहाँ पे मैंने लेफ्ट के सपोर्टर से बात किया, मैंने कांग्रेस वालों से बात किया। आमतौर पे आइडियोलॉजिकल लीनिंग जो है उनके साथ उनकी ज़्यादा मैच करती है, लेकिन
मतलब वो कहना है कि अगर आपकी नियति होगी तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मुझे एक एबीवीपी का लड़का मिला जेएनयू में, उसने बोला कि ये बताइए, उसने हमारी एक रिपोर्ट का जिक्र किया था और वो कह रहे थे कि हमने आपके एक चैनल पे एक रिपोर्ट देखी कि कई सारे जो झुग्गी के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो कब आपको मोदी जी ने मना कर दिया कि आप उनका आधार कार्ड ना बनाएं? कब आपको मोदी जी ने मना किया कि आप उनका राशन कार्ड ना बनाएं? कब आपको मोदी जी ने मना कर दिया कि आप उनका आयुष्मान कार्ड ना बनाएं? तो मतलब सबका कहीं ना कहीं मानना है कि आपकी नियति में भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कई जैसे केंद्र की योजनाएं ही अगर स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे कि अब इस लेवल तक तो कोई आपको नहीं छूने गया। अब जैसे जब स्कूल्स की बात हो रही है, तो हमने ऐसे कई सारे स्कूल देखे जहाँ पे मतलब जो प्रिंसिपल हैं, आमतौर पे प्रिंसिपल का काम ऐसा नहीं होता कि वो दिन भर वो क्लास लेते फिरें। एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, काम है, एक आध हाँ, क्लास पढ़ा दिया। हाँ, हमने ये देखा 2-4 स्कूल्स में कि जहाँ पे अगर प्रिंसिपल की इलेक्शन ड्यूटी लग गई थी 1 महीने से, वहाँ पे विज्ञान और मैथ्स की पढ़ाई ही नहीं हुई, क्योंकि वो प्रिंसिपल ही बीते 5 साल से उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो अगर ये सब बेसिक चीज़ें अगर वो सही नहीं कर सकते, या हमने आरटीआई से एक जानकारी भी मांगी, उन्होंने खुद बताया कि हाँ, लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसी है, इसको कौन फिल करेगा? तो मतलब ऐसा बिल्कुल, मतलब ऐसे खारिज आप नहीं कर सकते। हाँ, परेशान किया गया है, जाहिर सी बात है, चीज़ें दिखी हैं। जाहिर सी बात है कि आपके कई मंत्री जब जेल में होंगे हाँ, तो तो काम प्रॉब्लम प्रभावित आएगी। होगा। लेकिन आप ऐसे एकदम नहीं बच सकते कि आपकी नियति बिल्कुल साफ रही हो और मतलब अगर वो नहीं परेशान करते तो आप एकदम सब कुछ बढ़िया ही करते हैं। हाँ, मतलब जैसे ये चीज़ बार-बार निकल के आ रही है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि ये जो कथित शराब घोटाला था, उसको किसी तरह से चिपका दिया जाए अरविंद केजरीवाल से, या उनका जो आधिकारिक आवास है, उसमें जो सुधार हुए, वो शीश महल कंट्रोवर्सी आ गई। इन 2 चीज़ों को वोटर बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से जो उनका मेन मतलब जो पेन पॉइंट है, कि नहीं आप कर तो रहे हैं इतने दिनों से काम, उसमें हो कितना काम गया है? हाँ, ये हमेशा से ये रहा। जैसे जब भी शीश महल की बात होती है तो सेंट्रल विस्टा की ही बात कोई सामने से कर देता है। हाँ, उनको मतलब ये लग कोई लोग बहुत ज़्यादा हाँ, इस पे नहीं, ये लोगों ट्विटर का झगड़ा है। मतलब उनका मानना है कि कोई एक पार्षद भी जब बनता है, देखिए नेताओं का ना संघर्ष बड़ा संघर्ष है। मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि टिकट मिलने के बाद पहले तो टिकट पाने का संघर्ष, टिकट मिलने के बाद कई बार लड़ के जीतने का संघर्ष, जीतने के बाद उनकी मेंटालिटी में ये चीज़ होती है कि अपने लिए एक शीश महल तो खड़ा ही हो जाए और इतना पैसा तो जुगाड़ ही लिया जाए जिसके बाद आगे आप लड़ सकें। तो ये क्या है ना कि जनता इसको उस तरीके, जैसे हमने आपको बताया ना, जनता उसी तरीके से देखती है, यार इतने साल बाद इतना संघर्ष करके बना है तो इतना तो ये कर ही लेगा। इंपॉर्टेंट क्या है उसके नज़र से कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आप अपने लिए कुछ कोटे में रख लें, लेकिन हमारे लिए मतलब आपकी चीज़ें होती रहनी चाहिए। जब हम आपके पास किसी काम के लिए जाएं तो आप वहाँ उपलब्ध रहें। ऐसे ही सरकार से दोनों सरकारों के लोग स्कीम्स देख रही हैं, ठीक है। अब बाकी ये शीश महल, सेंट्रल विस्टा, ये सब जो चीज़ें हैं वो ट्विटर, मीम्स, इंस्टाग्राम, ये इन चीज़ों के लिए ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा वोटों पे असर नहीं पड़ता है। हाँ, सेंट्रल विस्टा और शीश महल, मुझे लगता है कि तुलना नहीं की जा सकती इन दोनों चीज़ों की। शीश महल मतलब जो मुख्यमंत्री का आवास है, हम लोग भी शीश महल कह रहे हैं क्योंकि वो लगातार चलन में कीवर्ड है। वो, हाँ, दोनों चीज़ों में अंतर इसलिए है क्योंकि जो सबसे मजबूत पक्ष आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का, कहीं वो दो क्या चीज़ें थी, एक तो ढीला ढाला शर्ट चप्पल पहनकर वैगनार से आने वाला आदमी, और दूसरा कि ईमानदारी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में इसको तोड़ दिया। पहली बार ये लोग जीते 2015 में, 2013 में जीते, फिर उसके बाद 2015 में पहली बार सरकार बनाई। तब वो ये था कि हमको पूरा मौका नहीं मिला, आप हमको एक बार पूरा मौका दीजिए, पूरी ताकत से हमको आज आने दीजिए, पूर्ण बहुमत से एक बार हम आ जाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते। आ गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनने 3 चीजें पकड़ी, बिजली, पानी, शिक्षा, उस पर काम करना शुरू किया। और वो 5 साल उन्होंने दिया, चलाया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं था जिसमें दिक्कत हो। लोगों को लगा कि खासतौर पर विपक्षी दलों को कि 5 साल का बुलबुला है, फूटेगा फिर ठीक हो जाएगा। 2020 के चुनाव हुए, 2020 में भी जब वही चीज कंटिन्यू, वो जो 2020 का परिणाम था वो उनके 5 साल के काम का परिणाम था कि उन्होंने फ्री दिया था लोगों को और उस पर वोट पड़े। लोगों को लगा कि नहीं, और भारतीय जनता पार्टी उस चीज पर अटैकिंग भी थी लगातार कि जो है ये फ्री बांट रहे, वो इस बार नहीं दिखा।
तो जब 2020 में ये लोग जीते, फिर उसके बाद सबसे पहले क्या हो गया, 1 महीने के भीतर ही दंगा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच की जो दिल्ली का मालिक कौन वाली जो लड़ाई थी कि दिल्ली का पावर किसके पास रहेगा, वो वाली लड़ाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके लिए फिर एक और बड़ी बेंच बनाई गई। साथ ही ये भी कहा गया कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह करेगा। कोरोना आया और फिर उसके बाद क्या हुआ, शराब घोटाला। जो सबसे बड़ा इनका जो सबसे मजबूत पक्ष था, शराब घोटाला। ईमानदार, जो सबसे अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, उनकी मतलब कैबिनेट के जो भी बड़े थे, सत्येंद्र जैन गए जेल, फिर उसके बाद जो है आपके संजय सिंह गए जेल, मनीष सिसोदिया गए जेल, अरविंद केजरीवाल खुद गए जेल। मतलब ये कभी नहीं ऐसा हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाए। सर्विंग मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर गए थे, हेमंत सोरेन, और पहले भी लालू यादव गए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन इस्तीफा देकर गए। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना एक बड़ा मसला था। लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी पार्टी का नेता बना, सरकार बनाई, पार्टी बनाई, राष्ट्रीय पार्टी बनाई, वही आदमी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया। दूसरा क्या था, इस आदमी ने, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कहा गया कि इस आदमी ने ये कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अपने लिए कुछ नहीं लूंगा, ठीक है, कि जो है वो सिक्योरिटी वीआईपी नहीं वाली नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी में नहीं चलूंगा, ठीक है। बाथरूम के ऊपर कमेंट किया कि भाई शीला दीक्षित जी के बाथरूम में हमने देखा एसी लगे हुए हैं, 10-10 एसी लगे घर में, बताओ आदमी तो एक एसी में रह लेता है। इस तरह की कमेंट्स किए। ये उनका प्रचार करने का तरीका था, लोगों से जुड़ने का तरीका था। ये बताने की कोशिश थी कि शीला दीक्षित या जो यूपीए की सरकार थी वो कितना आपका पैसा कंज्यूम कर रही, कितना ज़्यादा खर्च कर रही है, लगातार भ्रष्टाचार। इतने साल बीत गए, एक भी करप्शन के केस एक तो नहीं हुए। यही वजह है कि आज भी लोग शीला दीक्षित को उस तरीके से नहीं याद करते हैं जिस तरीके से वो गई थी सत्ता से। दूसरा, जो दोनों इनके मजबूत पक्ष थे उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे प्रहार किया है। उसका नतीजा क्या होगा ये अभी हम लोग नहीं बता सकते, वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत है, एक तो ईमानदारी, दूसरी सादगी, कि भाई देखो हम आम आदमी हैं, हम तुम्हारे बीच से आए हैं, हम बड़ी गाड़ियों से नहीं चलते, हम बड़े घरों में नहीं रहते, उसको इतना पोर्ट्रे किया गया। आप जब किसी से भी बात करेंगे, मेरे लोगों से बातचीत जब होती थी तो लोग ये हंसी मजाक में ही लेकिन ये बोल देते थे कि यार इतने महंगे टॉयलेट पे कौन बैठता हो, ये इतनी महंगी चादरें कैसे हो सकती थी, या जो सोफा लगा वो इतना महंगा कैसे हो सकता था, दरवाजा खुलने के, मतलब वो बार बार बताया गया, इतनी बार बताया गया कि लोगों को दिमाग में वो चीज घुस गई। तो ये हम नहीं कह सकते। अब सेंट्रल विस्टा, जैसे सेंट्रल विस्टा मोदी ने ये नहीं कहा कि, या भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम अपने लिए बनाए, लेकिन जो मुख्यमंत्री का आवास बना, केजरीवाल ने भी ये कहा कि नहीं कहा कि ये मेरे लिए है। उन्होंने भी कहा कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो इस पर आएगा, इस घर में रहेगा, लेकिन उसको प्रचार ही इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, नैरेटिव बनाया उसको कि ये केजरीवाल ने देखिए अपने लिए बनवाया है, ये वो आदमी है जो कहता था कि मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा। तो एक बड़े घर का बनना और एक बड़े घर का उस आदमी द्वारा बनवाना जो कभी ये कहता था कि मैं बड़ा घर नहीं बनाऊंगा, तो दोनों चीजों में अंतर है। और ये नैरेटिव सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब उसका असर कितना होता है ये 8 तारीख को हमें पता चलेगा। एक चीज और, हाँ, जो सवाल पूछा था आपने कि क्या बार बार कंप्लेनिंग होना जो है वो दिक्कत की बात, मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए उतना बड़ा, जैसे आकाश ने भी बताया कि लोगों के बीच में जब ये लोगों से बात कर रहे थे तो विधूड़ी के बयान लोगों को उतने वो डिस्टर्बिंग नहीं लग रहे थे। ये हम लोग बहस करते हैं कि विधूड़ी ने बयान दे दिया, इसका नुकसान हो गया, विधूड़ी ने बयान दे दिया। बयान वो ये नहीं था कि जो है 400 सीटें आ जाएगी तो हम संविधान बदल जाएगा, वो बयान डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन विधूड़ी के जो बयान थे, मुझे नहीं लगता है कि वो वोटर्स को प्रभावित करने वाले। वोटर्स को क्या प्रभावित करता है कि विधूड़ी हमारे घर आते हैं कि नहीं, विधूड़ी जो है या जो भी विधायक होता है, कोई भी जरूरत पड़ता है या भी जो भी पर्व त्योहार होते हैं उसमें हमसे मिलते, अवेलेबल हैं कि नहीं, वो मुझे लगता है कि विधायकों के मामले में ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। इस बातचीत को हम बार बार कह रहे हैं, ये सारी बातचीत उस कॉन्टेक्स्ट में है। एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं और अभी असली नतीजे तो 8 ही तारीख को आएंगे और तभी हमको पता चलेगा कि क्या हुआ। ये रिपोर्टर्स या गौरव अपनी समझ के आधार पे मतलब टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ नमक स्वादानुसार उस हिसाब से आपको लेना है। अब अगर मान के चलिए गौरव, ऋषिकेश, अगर ये हो जाता है जैसा कहा जा रहा है, तो उसके बाद फिर बलि का बकरा ढूंढा जाएगा
और मेरा एक मैं तो भाई वो दो मैं ये दो या कह रहा तीन था सीटें जानना उन- चाहता हूँ, वो 2 या 3 सीटें जानना चाहता हूँ जहाँ कांग्रेस आ रही है। इधर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कौन सी है 2-3 सीटें बताइए ऋषिकेश। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ अब कांग्रेस आ सकती है। गौरव पूछ रहे हैं कि कोई वो 2 सीटें बता दें ऋषिकेश जी हाँ, जहाँ जो हर एग्जिट कांग्रेस पोल में आ दिख सकती रही है वो 2 सीटें। पता नहीं, मतलब कोई लिटरली आपको कांग्रेस इस का कॉन्फिडेंस नहीं लगता। अभी आप दिल्ली कांग्रेस के सारे नेताओं, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए और उसमें उंगली रखिए कि सबसे ज्यादा प्रचार में कौन सा नेता है। संदीप दीक्षित। सवाल है कि क्या संदीप दीक्षित अपना सीट वो जीत पाएंगे? वहां लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट मिलेगा और उनको जितना ज्यादा वोट मिलेगा वो प्रवेश वर्मा की जीत सुनिश्चित करते हुए जाएंगे। तो संदीप दीक्षित उनके सबसे ज्यादा प्रचारित है, भले ही उनका मीडिया में इंटरव्यू हो रहा है चाहे, तो जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड उनका नेता है, अगर उसकी जीत तय नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये उनके सीट का गणित है। हाँ, लेकिन माइक हाँ, आपको ये देना। उनके सीट का गणित है कि वहां पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं कि संदीप दीक्षित जीत पाए। लेकिन मैं वो 2-3 सीटें जानना चाहता हूं जो हर एग्जिट पोल में लोग करें। क्या संदीप दीक्षित या अलका लांबा के अलावा पूरे 70 सीटों में कोई भी ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है जो फाइट में हो? ऋषिकेश जी करेंगे ना टिप्पणी। थोड़ा और ऋषिकेश कांग्रेस के साथ साथ, और उसके बाद हम कंक्लूड भी करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर इसी तरह का नतीजा लॉक हो जाता है जैसे एग्जिट पोल में दिख रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ वहाँ उंगली दिखाना चालू करेंगे लोग कि संदीप दीक्षित ने फाइल नहीं किया होता तो मैं यहाँ से जीत जाता, फलां ने वहां से चुनाव न लड़ते तो मैं जीत जाता। लगे तो हाथ तो AIMIM का वैसे AIMIM को लेकर के इस तरह की बातें ऑलरेडी हो रही हैं। 2 सीटें कह रहे हैं कि उन्होंने बिगाड़ दी हैं आम आदमी पार्टी के लिए, एक ओखला और एक मुस्तफाबाद। देखिए, जब भी हम ओवैसी को इस तरीके से याद करते हैं, चूंकि मैं बिहार से हूँ, मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि अगर ओवैसी बिहार में चुनाव नहीं लड़ते तो तेजस्वी सीएम बनते। हाँ। ठीक है, क्योंकि ओवैसी न सिर्फ लड़े बल्कि 4 सीटें जीती और लगभग 20 सीटों पे पूरी तरह से गेम बिगाड़ दिया। उन्होंने तब सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में, सारे क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे और लगभग सबने 5 से 10 हज़ार वोटें कट, मतलब उनको मिलने वाले वोट और हार जीत का अंतर, उसमें उनको मिलने वाले वोट की संख्या ज़्यादा थी। तो जब भी ओवैसी के बारे में ये बात दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, तो मैं थोड़ा इस चीज़ से असहमत होता हूँ कि उन्होंने गेम बिगाड़ा है। अगर उनको ये चीज़ करना होता तो वो सिर्फ ओखला मुस्तफाबाद क्यों करते? उनके पास मटिया महल था, जंगपुरा था। सीलमपुर, जंगपुरा, हाँ, उन्होंने तो जंगपुरा छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि जंगपुरा में मुस्लिम मतदाता अगर है, सिख अगर मतदाता भी हैं। अगर वो लिटरली अगर इतना ही होता कि नहीं, हमको आम आदमी पार्टी से बदला लेना है और मतलब एकदम बीजेपी को जिताना ही है, तो वहां पे मतलब आम आदमी, ये कांग्रेस ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, फरहान सूरी को उतारा, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल में फंसी हुई है पटपड़गंज, ये जंगपुरा की सीट। लेकिन वहां से उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने 2 जगह पे अपने उम्मीदवार उतारे। तो उन्होंने मुझे लगता है एक थोड़ा सिंबॉलिक उन्होंने एक ये दिखाया है कि, और ये बात बहुत सच है कि बोलने के लिहाज से अगर कोई भी मुद्दा होगा तो जितना मुखर होके वैसे बोलते हैं उतना कोई नहीं बोलता है। ये हुआ पहला। और ताहिर हुसैन का मामला तो थोड़ा उस तरीके से आया कि मतलब वो दंगों में शामिल थे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन शिफाउर रहमान का मामला थोड़ा अलग है। शिफाउर रहमान को एक नेता के रूप में नहीं, एक क्रांतिकारी के रूप में लोग वहाँ देखते रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉन्स्पिरेसी, मतलब उनका मामला बिल्कुल अलग था, उनका जोन भी बिल्कुल अलग था। तो शिफाउर रहमान को लेके एक बहुत ही एक अलग है, जामिया के स्टूडेंट्स उनको बहुत पसंद करते हैं, तमाम चीज़ें। तो उन्होंने सिंबॉलिक रूप से 2 ऐसी सीटें चुनी और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे। और मुझे अब वहाँ की सीट को लेके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए, अमानतुल्लाह खान का जो जीत का अंतर था वो 70,000 से ऊपर था पिछली बार। उसके बाद अरीबा खान वहाँ की काउंसलर रही हैं और अभी वर्तमान में हैं। उसके बाद फिर MIM, जैसे कल रात, मतलब कल शाम से हमने ये देखा कि अचानक से सब कुछ शांत था। कल शाम से एकदम बाढ़ आ गई पूरे सोशल मीडिया पे कि पतंग उड़ाओ, MIM को वोट दो, शिफा भाई को जिताओ। तो ऐसे में अमानतुल्लाह अचानक से तो रातों रात, मतलब उनका कैडर तो एकदम खत्म हो नहीं जाएगा, कांग्रेस का भी नहीं खत्म हो जाएगा। तो पहली बार जो एक नैरेटिव जो बनता दिख रहा है, अगर सही में एटलीस्ट आम आदमी पार्टी और MIM अगर दोनों मजबूती से अगर लड़ गई तो फिर मैं मानता हूं कि यहाँ से बीजेपी पहली बार खाता खोल सकती है।
मुझे बस एक चीज एक मतलब लेट दिस बी क्लियर, हमको किसी के चुनाव लड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। है ना, और वोट कटवा किसी को कह देने से या किसी के मढ़ देने से, देखिए इलेक्शन को लड़ना अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं तो हक है, चाहे वो AIMIM हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई किसी पार्टी को वोट कटवा के खारिज नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़े। और बात हो रही थी उस बात की कि मतलब इनके लड़ने का फायदा या नुकसान किसको होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें थी। और दिल्ली के केस में सिर्फ इसीलिए ज्यादा एक्सेंचुएट होती है बात क्योंकि सीट आपके पास कुल 70 ही है। ये अगर मध्य प्रदेश होता या मान राजस्थान होता या उत्तर प्रदेश होता, वहां 3 या 4 या 6 सीट लड़ने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। यहाँ क्या है 35, तो 35 जब 33 होता है तो आप बाहर हो जा रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में AIMIM की एंट्री को जरूर देखा जाएगा और जरूर उसके उस इफेक्ट को, राइट, मैं फील्ड पे नहीं था तो मैं वो कहने से बचूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ता था कभी उस इलाके में और आना जाना मेरा लगा रहता है, मैं इतनी बात आपको बता दूं कि ना अगर AIMIM वहां से फाइल करती तभी भी अमानतुल्लाह अपनी पुरानी लीड नहीं ला पाते। और उसके बहुत मतलब एक बिल्कुल दूसरा ही वो दिशा में बात चली जाएगी, एक और वीडियो बनाना पड़ जाएगा। उसके अनेक कारण हैं कि वो प्रदर्शन तो वो नहीं दोहराने वाले थे। अब वो इनकी एंट्री से कितना चेंज हो जाएगा वो एक बिल्कुल वो वोटर तय कर चुका है, अब हमको 8 को पता चलेगा। और एक चीज हमें ये भी समझना है कि कब आपने मतलब कोई पार्टी ने कब MIM को प्रपोजल दिया। जैसे आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चलती है, जैसे ही वो MIM के साथ अगर मान लीजिए MIM को 2 सीटों पे अगर वो सपोर्ट भी कर दिया, गठबंधन नहीं बना सपोर्ट भी कर दिया, तो फिर एक अलग नैरेटिव बनेगा कि देखो ये MIM के साथ गठबंधन में गए। बिहार में ही वैसे स्थिति थी, वो RJD कभी नहीं चाहेगी कि जो ये पूरा कोर वोट मेरा है कैसे वो मतलब, क्योंकि वो अपने पार्टी के एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज है, RJD फिर भी AIMIM के साथ अगर बैठ जाती तभी भी उसको कुछ एक्सेप्टेंस मिलता। अरविंद केजरीवाल के लिए वो ज्यादा मुश्किल चीज थी। और अरविंद केजरीवाल को के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये चीज गई भी थी जब शाहीन बाग वो नहीं गए, उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं गया, अमानतुल्लाह भले थे उनके अलावा। जो मेन चीज ये है कि दंगे के बाद विजिट नहीं किया। जब कोरोना हुआ फिर उसके बाद लगातार जो मरकज और तबलीगी जमात को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि तबलीगी जमात के लोग यहाँ पर थे और इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, इस तरीके से बयानबाजी, उसकी नाराजगी भी बहुत सारी जगहों पर देखने को मिली। लोगों ने ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लोग बोल रहे थे कि इस तरह की जो बयान दिए है अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने, अमानत ने उसी समय ये कहा था कि तबलीगी जमात के इतने लोग हैं यहाँ पर और हमने दिल्ली पुलिस को ये जानकारी दी थी, फिर भी इस तरह की बात क्यों हो रही है इस तरीके से? क्या अमानतुल्लाह खान ने वो जानकारी अपने नेताओं को नहीं दी थी? इस तरह के सवाल मतलब उठाए जा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, अमानतुल्लाह एक शोध का विषय हो सकते हैं। और एक वो बहुत अलग मामला है। चीज मैं और ऐड कर देता हूँ कि उस दौरान केजरीवाल ने एक और चीज बोली थी कि अभी तक 2 महीने हो गए, अमित शाह से सवाल पूछते हुए पूछा कि 2 महीने हो गए आप शर्जिल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? हमारी पुलिस होती तो हम 2 दिन में गिरफ्तार कर ये एक ना देखिए, एक ये मुस्लिम एंगस्ट है कि देखिए सिख कौम से जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा, है ना, तो सही या गलत एक तरफ रह गया, पॉलिटिकल करेक्टनेस के पार जाकर के लोग उस कौम का उस कॉज का समर्थन करते आपको मिल जाएंगे। सनातन परंपराओं में या हिंदू धर्म को लेकर के कोई बात होगी, उसमें सही कौन है गलत कौन है वो एक सवाल है, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस को क्रॉस करके पक्ष लेने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। एक मुस्लिम एंगस्ट जो स्पेशली दिल्ली में जिनसे मैं मिलता हूं, उनका तो ये है कि हमको कोई सपोर्ट नहीं करता है पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके, है ना, वही वो ढूंढते हैं असदुद्दीन ओवैसी को कि वकील है, बात तो कम से कम ठीक करता ही है और अपने साइड का बंदा है वो, मतलब वो उनको फिक्स पता है कि टीम में कौन किसकी है। बाकी जगह क्या है कि एडजस्ट करने के चक्कर में कभी कुछ रह जाता है कुछ। मुझे वही लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिश की कि वो आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक रहें, डेवलपमेंट का मॉडल उन्होंने पेश करने की कोशिश की कि मैं शिक्षा स्वास्थ्य टाइप की बातें करूंगा और चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का एक पॉलिटिकल प्रेशर है टू से एनीथिंग, है ना, कि आप किसी को बताइए कि आप कहां पर हैं, या उन्होंने जो बोल दिया वो दिमाग में रह गया है लोगों के, और जो नहीं बोला उसकी भी लोगों में शिकायत है। कैंडिडेट्स वैसे दिए जो आपके घाव से कांटा निकालकर, मतलब जैसे ताहिर हुसैन हो चाहे सिफा हो, मतलब ऐसे कैंडिडेट्स थे जो उस एरिया में रहने वाले और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों, और वो जो
एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाती है, उसको उसका सबसे बड़ा सिंबल जो हो सकता है कि बहुत वो उम्मीद उड़ाना थी है। जो जनरल हाँ। इलेक्शंस के रिजल्ट में दिखता है ना, आप अगर विधानसभा वार देखेंगे कि एक मतलब कहीं ना कहीं तभी मेरे ख्याल 1 साल पहले आम आदमी पार्टी को ये चीज समझ में आनी चाहिए थी कि कैसे हो रही थी चीजें। एनीवेज ये सारी बातें सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों को देख के ही तो कही गई हैं, लेकिन सिर्फ बात उतनी भी नहीं है। बहुत सारी बातें गौरव अपने अनुभव से और हमारे तीनों रिपोर्टर अपने अनुभव से बता रहे थे। और जैसे आपने देखा सब बालक हैं, भूल चूक लेनी देनी वाली चीज़ है। कोई भी गलती जानबूझ के नहीं की गई। अगर आपको सुधार की गुंजाइश लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। जब रिजल्ट्स आएंगे तब ये पूरी टीम आपके सामने फिर से नमूदार होगी, और जिनके बड़े दिलचस्प अनुभव हैं या आपको जानने को मिलेंगे, उनको आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ।